नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। आज की मेरी वीडियो होने वाली है मोमिन मलिक सर ने कर लाइव में आके क्या कहा, वो हम आपको बताने वाले हैं। मोमिन मलिक सर ये केस पे, सीमा हैदर के जो केस है उसमें कैसे इनका एंट्री हुआ, गुलाम हैदर से किस तरह से इनकी बातें हुई और कैसे पता चला, मतलब पता तो इनको पहले से चल गया था कि इस तरह से घुसपैठिया हमारे देश के अंदर कोई महिला आई हुई है, लेकिन इनको अपना ही काम से फुर्सत नहीं था। इस वजह से इन्होंने उस पर कुछ बोला नहीं, कुछ मतलब इनको मतलब ही नहीं था, है कि नहीं। उसका केस लड़ रहे भाई के है वकील वगैरह इस तरह से। तो जो गुलाम हैदर है ना, उसके टच में कैसे आए मोमिन मलिक सर, और मोमिन मलिक सर का क्या कहना है, ये हम क्लिप के माध्यम से देखेंगे। और आप लोग भी पूरा जानकारी जरूर रखें, क्योंकि जानकारी होना जरूरी है। तो ये क्लिप को पूरा देखना, बीच में इसके बिल्कुल भी नहीं करना। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। और मोमिन मलिक सर हमेशा कहते हैं कि भाई गालियां मत दो, लाइव में आके किसी को भी गाली नहीं देना है, ना सीमा हैदर के जो पक्ष में उनको भी, और जो उनका पक्ष में नहीं है उनको, मतलब किसी को एक दूसरे को आपस में गाली नहीं देना है। क्योंकि देखो, हम लोग भारत के रहने वाले हैं, आपस में लड़के हमें क्या मिलने वाला है? किसी पाकिस्तान से, दूसरे देश से आई हुई महिला के वजह से हम लोग आपस में क्यों लड़े? तो ये कहना मोमिन मलिक सर का, और बिल्कुल ठीक कहना। आप लोगों का राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे कम से कम 20-22 लोगों, कुछ यूट्यूबर हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब गंदा गालियों, कुछ बातों का प्रयोग करते हैं। उनका कुछ केस वगैरह, मतलब उनके बारे में केस वगैरह दर्ज हुआ है। तो चलिए देखते हैं ये क्लिप, और मोमिन मलिक सर क्या कहते हैं इस बारे में, ये जानते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये सीमा हैदर जो है वो अपना पति को बिना तलाक लिए उसे छोड़कर, उसका घर बेचकर, उसका विश्वासघात करके, वो जो मकान की रकम थी वो लेकर के, उसके 4 बच्चे लेकर के, उसके गहना वहना सब लेकर के वो दुबई के रास्ते भारत में नेपाल होते हुए जो है वो गलत तरीके से जो है वो एंट्री करी, और बच्चों को ट्रैफिकिंग करके सचिन वगैरह ने वो लेके वहाँ से आए 4 बच्चों को। लाइट में आने के बाद गुलाम हैदर की एंट्री हुई। गुलाम हैदर ने वहाँ से इंटरव्यू देने शुरू करे तो उसने अपने बच्चों की डिमांड रखनी शुरू करी कि भाई तू चली गई है, लेकिन कम से कम आना नहीं चाहिए था, पहली बात उसको लौट जाओ, जो गलती की है उनकी माफ़ी मांग लो, वापस लौट जाओ। लेकिन जब देखा कि वो नई टस से मस हो रही है या गुलाम हैदर की बात का कोई असर नहीं हो रहा, तो उसने अपने बच्चों की डिमांड शुरू की, जो कि जायज़ भी है। एक बायोलॉजिकल फादर को अगर किसी की पत्नी उसको छोड़ के चली जाए और वो नाजायज़ संबंधों में रहे और बिना तलाक लिए मकान बेचे और इस तरह हरकत करके वो चली जाए, तो एक बाप का स्वाभाविक रूप से ये बनता भी है कि वो अपने बच्चों को ले जनता के बीच। तो ये घर घर तक भी पहुंचा, सोशल मीडिया के जरिए से, अखबार के जरिए से, और जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से भी ये मुद्दा घर घर तक, आदमी तक, बहन तक, माँओं तक, बेटियों तक ये मुद्दा पहुंचा। उसके बाद गुलाम हैदर ने जो है वो गुलाम हैदर अंसार, वहाँ पर साहिद हुसैन एक पत्रकार है जो अपना चैनल भी चलाते हैं, उनसे मिले। वो उनको लेकर के अंसार बर्नी साहब के पास गए। अंसार बर्नी साहब से रिक्वेस्ट की जी इसके 4 बच्चे हैं, दिलाए जाएं, आपका कोई वकील जानकार हो या आप, क्योंकि वो भारत में आते रहे हैं, भारतीय लोगों की रिहाई वो शुरू से करवाते रहे हैं। मेरी भी उन्होंने मदद की है, जब मैंने भारतीय लोगों की रिहाई करवाई उसमें भी काफ़ी मदद की है। गीता केस में भी जब मैं गीता को लेके आया था तो उस केस में भी काफ़ी मदद की है। तो उनके संज्ञान में ये मामला आया। तो जब ये उनके संज्ञान में मामला आया तो उन्होंने मुझे टेलीफोन किया और कहा कि भाई ये ऐसे ऐसे, हालांकि मेरे नॉलेज में था ये केस, लेकिन मैं इसको ना तो अप्रोच कर रहा था, न इसको छेड़ रहा था। हाँ, अखबार में पढ़ता था, सोशल मीडिया पे देखता था, और जो न्यूज़ पे चलती थी खबरें वो भी मैं टीवी में सामने आती थी, तो आँख तो कोई बंद नहीं कर सकता, उनको देखता था।
लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं ये केस को पकड़ूं या इस केस को करूं। लेकिन जब मुझे अंसार बर्नी साहब का टेलीफोन आया, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि ये 4 बच्चों का केस है, सीमा हैदर का केस है, और आपसे अच्छा और इस मामले का जानकार इंटरनेशनल लेवल का हमें हमारी नज़र में नहीं है, ये उन्होंने कहा। मैंने कहा सर मैं तो एक छोटा सा वकील हूँ, लेकिन अगर आपका विश्वास है तो मैं आपको हाँ करता हूँ। मैंने ये इस केस की जो हाँ की, वो कोई रुपया पैसा या कोई फीस लेने के लिए नहीं की। इस केस की जो मैंने हाँ की, वो सिर्फ और सिर्फ अपने भारतीयों के लिए की, अपने भारत के वासियों के लिए की, अपने भारतीय कैदियों के लिए की, जो हमारे भारत के बहुत सारे कैदी पाकिस्तान की जेल में हैं। कोई मछली पकड़ने के लिए गया, कोई गलती से बॉर्डर पास कर गया, या किसी का वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो वो बहुत सारे लोग, जिनमें ज़्यादातर हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के कम लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी के ज़्यादा लोग हैं। तो मेरे दिमाग में एक बात थी कि अगर आप इन 4 बच्चों को यहाँ से वापस सकुशल दिलवा दोगे, वापस चले जाएंगे, सीमा को जेल करा दोगे और ये किस केस को कामयाब कर दोगे, तो मैं, जो हमारे भारत के बहुत सारे लोग पाकिस्तान की जेलों में हैं, तो मैं उनको छुटाने में मुझे काफ़ी आसानी होगी। मैं वहाँ जेल में जैसे मैं पहले जाता रहा हूँ, जेल में जा कर के वहाँ पर जेलों का मुआयना करूँगा, जेलों की इंस्पेक्शंस करूँगा और भारतीय लोगों से मिलूँगा जो वहाँ कैदी हैं। ये जो FIR एक दर्ज हुई है, वो बहुत ही ख़तरनाक सेक्शंस में दर्ज हुई है, और इसके अंदर जो नाम है वो मैं बता देता हूँ कि किस किस के नाम है और कौन कौन इसके किन के खिलाफ़ ये दर्ज हुई है। एक कोई रानी नागर करके कोई लेडी है, उसके खिलाफ ये दर्ज हुई है। एक कोई सुनीता मेघवाल करके कोई लेडी है, उसके खिलाफ दर्ज हुई है। एक कोई श्रीमान है, मैं तो इसको पहली बार सुन रहा हूँ, उसका नाम अशोक कुमार कोई है। और एक ये कोई किला, क्या लिख रहा है, किला, हाँ, एक कोई ये चमकिल्ला नाम का है। ये फर्जी है या ठीक है मुझे नहीं पता, बट ये कोई चमकिल्ला नाम का कोई व्यक्ति है। एक कोई दिनेश नाम का कोई व्यक्ति है। एक कोई अमन कुमार नाम का कोई व्यक्ति है। और एक कोई लेडी है, मुस्लिम लेडी शबनम, ये लेडी है। इसके अलावा और भी इसके अंदर व्यक्ति है जिनको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन है, कि आपके खिलाफ इन संगीन धाराओं में जो है वो मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये कोई कंप्लेंट नहीं है, पुलिस कंप्लेंट है। भाई पुलिस कंप्लेंट है, चलो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ये कंप्लेंट दब जाएगी, या कंप्लेंट लिख देंगे तो कंप्लेंट खत्म हो जाएगी। नहीं, ये बाकायदा FIR दर्ज हो चुकी है, FIR नंबर आ चुका है इसके ऊपर, क्राइम संख्या आ चुकी है इसके ऊपर। तो दोस्तों, क्या सीमा हैदर का, मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपसे कि क्या सीमा हैदर का कुछ बिगड़ा? क्या सीमा हैदर, जब आप पकड़े जाओगे, जब आप पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, आपको 24 घंटे जेल में बंद रखेगी, थाने के लॉकअप के अंदर बंद रखेगी, फिर अगले दिन आपका मेडिकल करा के कोर्ट में पेश करेगी और वहाँ से आपको रिमांड लिया जाएगा और सारी रिकवरी आपसे होगी, सारी चीज़ों की, आपके फ़ोन की, सारी चीज़ों की। जब आपसे रिकवरी होगी, फिर आपको 14 दिन के लिए जेल भेजा जाएगा और फिर 14 दिन के लिए आपको जेल बढ़ती रहेगी जब तक आपकी जमानत ना हो जाए। और इन धाराओं में जल्दी से जमानत भी नहीं है, जो धाराएं लगी हैं इसके अंदर। और ये 20-21 लोग जिनके नाम FIR में लॉन्च हो गए हैं, ये इनकी क्या हालत होगी, इस बात का आइडिया है? 10 साल पीछे चले गए हो, 10 साल मैं कहता हूँ, कम से कम 10 साल तक इस मुकदमे में आपको चक्कर कोर्ट के लगाने पड़ेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर एक बार मुकदमा दर्ज हो जाए तो इतने केसेज हैं, 10 साल तक तो फैसला होने का कोई मतलब ही नहीं है। 6-7 साल तक तो हमारे हरियाणा में नहीं होता, वो तो उत्तर प्रदेश है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये खड़ा तीर आपने लिया कि नहीं लिया? ये पड़ी लाठी आपने ली कि नहीं ली? आपने खुद ही मुसीबत को बुलावा दे दिया। कितनी बार मैंने समझाया, मुझे भी दुख है कि एक पाकिस्तानी महिला के लिए जो इलीगल भारत में आई है, उसके लिए हम हिंदुस्तानी भाई आपस में लड़ रहे हैं, हिंदुस्तानी बहनें लड़ रही हैं। हालांकि मैं सीमा के खिलाफ पार्टी, और आप मेरे खिलाफ हैं, आप उसके सपोर्टर हैं, उसकी तरफदारी करते हैं, मेरी खिलाफत करते हैं,
फिर भी जो एफआईआर दर्ज आपके खिलाफ हुई है उसका मुझे निजी रूप से दुख है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तमलेन ये कह रहा है कि सीमा के केस में आप जो है वकील ही नहीं है। मुकदमा लुधियाना से मर्डर केस शुरू होता है और वहां देखना मोमिन मलिक का 302 का मुकदमा है कि नहीं है, और लुधियाना से आप पंजाब के जितने भी रास्ते में जिले पड़ते हैं हर जिले में मुकदमा है। इधर हिसार में आ जाओ, हिसार में 302 का मुकदमा है। मर्डर के मुकदमे, रेप के मुकदमे, जमीनों के मुकदमे, कितने मुकदमे मेरे जो है ना पूरे लखनऊ तक मुकदमे हैं मेरे। 150 से ज़्यादा वकीलों की मेरी टीम है। तो जो वकालतनामा फाइल होता है उस वकालतनामे पे हेड साइन जो होते हैं वो मेरे होते हैं। तुम लिखते हो ना डॉक्टर चमकीला, डॉक्टर फला, डॉक्टर फला, डॉक्टर फला, तो डॉक्टर कहाँ हो तुम, डिग्री कहाँ है तुम्हारे पास, और इलाज कैसा होता है? लोगों को तुम वहां पर बुला करके गालियां देते हो समझाने के बावजूद भी तुम्हारी समझ में नहीं लगता। तो तुम तो आरएमपी डॉक्टर भी नहीं हो भाई, उससे भी नीचे हो और पंगा ले रहे हो। तुम कहाँ किसके साथ पंगा ले रहे हो? थंबनेल लगाने से पहले, मेरे बारे में कहने से पहले एक बार फाइल चेक कर लेते कि वहां नाम है कि नहीं है, क्या है। गुमराह कर रहे हो लोगों को। और कम से कम ये तो देख लेते कि किसके बारे में कह रहा है और किसको छेड़ रहा है। जिस इंसान ने एपी सिंह जैसे एडवोकेट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी, तो तुम एपी सिंह से भी बड़े हो क्या? एपी सिंह देश का टॉप वकील है। कभी तुम्हारे दिमाग में गलतफहमी हो, ये ठीक है उसने गलती करी, मेरे बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया, लेकिन एपी सिंह देश का टॉप वकील है। कभी आप ये समझ रहे हो? बढ़िया वकीलों की गिनती में नाम है उसका। जो उसने हरकत करी वो वाकई घटिया थी, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और उसने अपनी छवि को सुधारने के बजाय निर्भया कांड में इस सीमा की मदद करके अपनी छवि को खराब किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वकील अच्छी श्रेणी का नहीं है। जब हमने उस अच्छी श्रेणी के वकील को नहीं बख्शा, उसको कानून के कटघरे में लाके खड़ा कर दिया गलती करने पर, तुम्हारा मसला क्या है? तुम क्या हो चमकीला भाई? क्या मसला है तुम्हारा? किसकी गर्दन हमारी उड़ाएगा या किसी और की उड़ाएगा? तू ही देशभक्त नहीं है। इस दुनिया में जो भारत की भूमि पर पैदा हो गया वो हर व्यक्ति देशभक्त है। जिसका जन्म भारत की भूमि पे हो गया उसका जन्म ही उसका सबसे बड़ा परिणाम है देशभक्ति का। ये जो तूने गंद मचाया है ना, उसको गाली दे, कितनी बार समझाया मैंने, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने समझाया, लेकिन तेरी समझ में नहीं आया। अरे मैंने तो आज तक जो हमारे खिलाफ लोग भी हैं उनको भी मैं अपनी बहनें मानता हूँ, अपने से छोटी मानता हूँ, अपना उनको परिवार का हिस्सा मानता हूँ, अपने भारत का हिस्सा मानता हूँ। मैंने तो आज तक एक लफ्ज़ भी किसी के खिलाफ नहीं बोला, एक लफ्ज़ भी किसी को गाली दी हो, गंदा बोला हो, नीचा दिखाया हो, एक लफ्ज़ भी अपने जो खिलाफ लोग हैं उनको नहीं बोला मैंने। ना मैं बोलना चाहता, ना मैं बोलूँगा, क्योंकि वो भी अपने लोग हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपनी बात को रखें, मेरे खिलाफ भी रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट गाली गलौज का प्रयोग कोई व्यक्ति भी, चाहे वो हमारे सामने वाला है या हम सामने वाले हैं, एक दूसरे के प्रति ना करें। जिम्मेदार हुआ आप हुए और फिर इल्ज़ाम लगाएं, फलाना ये करा दिया, मोमिन मलिक ने एफआईआर करा दी, आस्था माँ की पावर मोमिन मलिक की है, उसने एफआईआर करा दी, उसने करा दी, उसने करा दी। अरे भाई मोमिन मलिक ने तो तुम्हें समझाया था कि भाई ऐसा ना करो तुम, तो जो तुमने बीज बोए इनको काटो। हमने तो भाई खूब समझाया था तुम्हें पहले। इन 20-21 लोगों का नाम है और 8 से 10 लोगों के खिलाफ और भी एक कार्रवाई चल रही है। इस सीमा और हैदर के चक्कर में आपस में गाली गलौज का प्रयोग ना करो। ये कोर्ट का मसला है, कोर्ट से हल होगा। जिसको आवाज़ उठानी है उठाओ, जिसको नहीं उठानी है अपने घर बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है चैनल चलाना, ज़रूरी नहीं है आवाज़ उठानी। जिसको लगता है कि वो सभ्य तरीके से अपनी बात को रख सकता है तो वो बात को रखे। जिसको नहीं लगता कि तू कंट्रोल नहीं कर पाएगा, सभ्य तरीके से नहीं रख पाएगा, तो अपनी बात ना रखे, ज़रूरी है। और
किसी बाहर के व्यक्ति के साथ गलत किया है तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं अपने उस भाई के खिलाफ भी बोलूँगा जिसने गलत किया है, जो मेरा खुद का बेटा हो चाहे, उसके खिलाफ भी बात करूँगा। मैं करता हूँ इंसाफ की बात, न्याय और जस्टिस की बात। सख्त नाराज हूँ भाई, सख्त नाराज हूँ मैं इस बात से कि तुम आपस में गाली गलौज का प्रयोग कर रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। बजरंगी भाईजान तुसी ग्रेट हो सच में, आप किसी को भी नहीं छोड़ते हो डांटने के लिए, चाहे वो कोई भी हो। मतलब मुंह तोड़ जवाब बजरंगी भाईजान देते हैं। आप लोगों ने देखा ये क्लिप, तो बहुत अच्छी बात कही कि मतलब हर किसी को शुरू से मना करते हुए आ रहे हैं कि एक दूसरे को गाली ना दो ना दो ना दो। और सीमा हैदर और गुलाम हैदर के लिए हम लोग आपस में क्यों लड़े उन पाकिस्तानियों के लिए। गुलाम हैदर अपने बच्चे ले जाएगा, फिर उसके बाद ना वो हमें जानते ना हम उनको जानते। पता नहीं इंडिया वासी हो वो याद भी रखेंगे भारतवासी हो या नहीं, ये भी बात है कि नहीं। और रही सीमा हैदर की बात, तो सीमा हैदर तो आज वो अपने मतलब के लिए भारत का अभी जिंदाबाद का नारे लगाती रहती है, मोदी योगी जी को रिक्वेस्ट करती रहती है कि नागरिकता दो नागरिकता दो। तो वो सारे उसका मतलब का काम है, इस वजह से करती है। और हम लोग आपस में लड़ रहे पागलों की तरह, तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, गलत ही चीज है। वाकई में मैं पूरा सहमत हूँ। हमारे बजरंगी भाईजान जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, ये गलत आज तक शब्द नहीं निकाला। मैंने इतने सारे इसके वीडियोस देखे, इतने सारे लाइव देखे इसके, मतलब जब भी लाइव में आएंगे मैं जरूर जाती हूँ, लेकिन कभी भी किसी को ये नहीं बोला कि मतलब किसी को गलत बोलो। ये भी कहते हैं अपनी बात रखो, लेकिन बिल्कुल सही तरीके से रखो। आप लोग जवाब देने लायक हो, आप जवाब दो उसको, ठीक है। तो इतना अच्छा बंदा समझाने वाला भी हम लोगों को मिल रहा है, मतलब इतने अच्छी तरीके से समझाता है, फिर भी आपस में लड़ेंगे हम लोग, गाली देंगे एक दूसरे को, थंबनेल लगाएंगे एक दूसरे का, गलत बात है। तो आप लोगों का राय क्या है कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरह से रिएक्शन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और आप लोग लाइक करने में बहुत ज्यादा कंजूसी कर रहे हो यार, प्लीज वीडियो देखते हो तो आप लोग लाइक भी करो मेरे इस वीडियो को। कोई भी वीडियो देखते हो लाइक करने में क्या जाता है ये बताइए कुछ नहीं जाता। और सब्सक्राइब भी जरूर करा करिए, अगर वीडियोस देख रहे हो तो फ्री में होता है, पैसे थोड़ी लगता है कि नहीं। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।